स्वागत। आज हम भारत के संविधान इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक कानूनी किताब या कहें लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसने तो एक पूरे राष्ट्र की, एक नए देश की नींव रखी थी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो जनवरी 26, 1950 को लागू हुआ, दुनिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उस समय देश भी तो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक टमल्चुअस पीरियड था वो। आजादी मिली थी, बंटवारा हुआ था, पर उम्मीदें भी थीं। बिल्कुल, वो दौर वाकई उथल पुथल वाला था। सोचिए, अगस्त 15, 1947 को इंडिपेंडेंस, आजादी मिली। कितनी बड़ी खुशी, पर साथ ही पार्टीशन, बंटवारे का भयानक दर्द, हिंसा। हाँ, लाखों लोग रेफ्यूजीज बन गए, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और ये सब तब हो रहा था जब पीछे बैकग्राउंड में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास थे। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था। मजदूर किसानों के प्रोटेस्ट्स भी हुए थे। जी, और उन शुरुआती आंदोलनों में हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ते गए। और अगस्त 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स ने तो हालात और बिगाड़ दिए थे। और फिर बंटवारे की भयानक हिंसा। और एक और बड़ी चुनौती थी रियासतों की, द प्रिंसली स्टेट्स की। ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद उनका क्या होगा, भारत में शामिल होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल था। ऐसे माहौल में ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ये सभा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच काम करती रही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बना, बनाने वालों के सामने क्या चैलेंजेस थे, उनके आइडियल्स क्या थे, और इतने मतभेद और डिविजन्स के बीच सहमति, कंसेंसस कैसे बनी। और इन सब बाहरी घटनाओं का असर असेंबली की बहसों पर साफ दिखाई दे रहा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे थी? मतलब इसके मेंबर्स कौन थे? क्या आम जनता ने वोट देकर चुना था? नहीं, ऐसा नहीं था। ये चुनाव यूनिवर्सल फ्रैंचाइज यानी सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं हुआ था। सदस्यों को 1945-46 के चुनावों के बाद जो प्रांतीय विधायक, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स चुने गए थे, उन्होंने चुना था। अच्छा, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा था इसमें? मुख्य रूप से तो कांग्रेस पार्टी ही थी। करीब 82% सदस्य कांग्रेस के थे। और मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। वो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। और सोशलिस्ट्स यानी समाजवादी भी शुरू में थोड़े रिलक्टेंट थे, हिचकिचा रहे थे शामिल होने में। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो बहुत अलग अलग विचार थे। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस उस वक्त एक छतरी जैसी थी। उसमें सोशलिज्म, समाजवाद को मानने वाले भी थे, तो लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी के समर्थक भी। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता वाले भी थे, तो कुछ हद तक कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की तरफ झुकाव रखने वाले भी। लेकिन फिर भी बहस होती थी। हाँ, यही खास बात थी। खुली बहस, ओपन डिबेट का माहौल था। और जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन का भी असर था। अखबारों में खबरें छपती थीं, लोग चिट्ठियां लिखते थे, सजेशंस बेचते थे, खासकर माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक अधिकारों और दलितों की मांगों को लेकर। इस असेंबली में सबसे प्रमुख आवाजें, डोमिनेंट वॉइसेस कौन सी थी? देखिए, नेताओं में जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प पेश किया, जो एक तरह से संविधान का विजन था। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव भी वो ही लाए। और सरदार पटेल? वल्लभ भाई पटेल पर्दे के पीछे ज्यादा काम कर रहे थे। कमेटी रिपोर्ट्स बनवाना, अलग अलग विचारों में सुलह करवाना, रेकनसाइलिंग ओपोजिंग व्यूज, इसमें वो माहिर थे। और हाँ, राजेंद्र प्रसाद तो असेंबली के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष थे ही। वो पूरी चर्चा को दिशा देते थे, स्टीयर करते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका तो बहुत अहम रही होगी। हाँ, यकीनन। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के चेयरमैन, अध्यक्ष थे। बाद में वो पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री भी बने। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में उनका रोल शायद सबसे बड़ा था। और भी लोग थे जिन्होंने मदद की। उनके साथ के मुंशी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जैसे कानून के बड़े जानकार थे। और पर्दे के पीछे B.N. राव का नाम लेना बहुत जरूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। S.N. मुखर्जी भी थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन, जिन्होंने ड्राफ्ट को लिखने में अहम भूमिका निभाई। कई कमिटीज थी वैसे तो उस संविधान का विजन क्या था? ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो नेहरू लाए थे दिसंबर 13, 1946 को, उसमें क्या था? इसमें भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का सपना था। सभी नागरिकों को जस्टिस, न्याय,
इक्वालिटी समानता और फ्रीडम स्वतंत्रता का वादा किया गया था। और अल्पसंख्यकों पिछड़ों के लिए? हाँ, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एरियाज और दलितों, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, एडिक्वेट सेफगार्ड्स की बात साफ तौर पे कही गई थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो नींव थी जिस पर हमारा संविधान खड़ा होना था। नेहरू ने ये भी कहा था, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। इसका क्या मतलब था? उनका मतलब था कि हम दूसरे देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस या उस वक्त के सोवियत रशिया से सीखेंगे जरूर, पर उनकी नकल नहीं करेंगे। हमें अपने देश के मिजाज, भारत के तिम्पक के हिसाब से व्यवस्था बनानी होगी। उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट आइडियाज, समाजवादी विचार, खासकर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र का एक मिश्रण चाहते थे। हाँ, वो पश्चिमी लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी और समाजवादी आर्थिक न्याय, सोशलिस्ट इकोनॉमिक जस्टिस को भारतीय हालात, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढालना चाहते थे। लेकिन क्या सब इस विजन से सहमत थे? कोई आलोचना, क्रिटिक भी हुई? हाँ, बिल्कुल। सोमनाथ लाहिरी जैसे वामपंथी नेताओं ने कहा कि ये सभा तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। अच्छा, तो नेहरू ने क्या जवाब दिया? नेहरू का जवाब था कि सभा की असली ताकत ब्रिटिश हुकूमत नहीं, बल्कि भारत के लोगों की इच्छा है, द विल ऑफ द पीपल। ये संविधान किसी बाहरी ताकत का दिया हुआ नहीं, बल्कि भारत के अपने सामाजिक संघर्षों, इंडियन सोशल स्ट्रगल से उपजा है। ये अंग्रेजों के बनाए एक्ट्स जैसे 1909, 1919 या 1935 वाले कानून नहीं थे, जिनमें अधिकार बहुत सीमित, लिमिटेड फ्रेंचाइज थे। ये एक असली सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की कोशिश थी। अधिकारों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग राइट्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा होगा, खासकर वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल वाला। हाँ, वो तो बहुत ही विवादास्पद मुद्दा था। बी पौका बहादुर जैसे कुछ सदस्य थे जो अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए इसे जारी रखना चाहते थे। लेकिन ज्यादातर लोग खिलाफ थे। हाँ, ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता इसे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की चाल मानते थे। सरदार पटेल ने तो इसे पॉइजन, जहर तक कह दिया था। जीबी पंत ने कहा कि ये अल्पसंख्यकों के लिए ही सुसाइडल, आत्मघाती साबित होगा। तो लक्ष्य क्या था फिर? लक्ष्य था एक यूनिफाइड नेशन स्टेट, एक एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाना, जहां नागरिक की वफादारी, लॉयल्टी देश के प्रति हो, न कि सिर्फ अपने समूह के प्रति। और दूसरे समूहों के अधिकारों का क्या हुआ, जैसे गरीब, आदिवासी या दलित? एनजी रंगा जैसे नेताओं ने ध्यान दिलाया कि असली अल्पसंख्यक, रियल माइनॉरिटीज तो गरीब और दबे कुचले, पुअर एंड डाउनट्रॉडन लोग हैं। उन्हें सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि व्यावहारिक, प्रैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत है। और आदिवासी? जयपाल सिंह, जो खुद एक ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक शोषण, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने उनके लिए सुरक्षा, प्रोटेक्शन और समाज में एकीकरण, इंटीग्रेशन के साथ साथ आरक्षित सीट्स, रिजर्व्ड सीट्स की मांग की। दलितों, डिप्रेस्ड कास्ट्स के अधिकारों पर क्या हुआ? अंबेडकर ने तो पहले अलग इलेक्टोरेट्स की मांग की थी। हाँ, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने वो मांग छोड़ दी थी। जे नगापा, के खांडेकर जैसे सदस्यों ने सामाजिक बुराइयों, सोशल डिसेबिलिटीज जैसे छुआछूत को जड़ से खत्म करने पे जोर दिया। तो असेंबली ने क्या फैसले लिए? असेंबली ने छुआछूत को खत्म किया, एबॉलिश अनटचेबिलिटी का कानून बनाया, मंदिरों में सबके प्रवेश का अधिकार दिया और दलितों के लिए विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिजर्वेशंस का प्रावधान किया। महिलाओं के अधिकारों पर भी बात हुई। हाँ, हांसा नेहता जैसी महिला प्रतिनिधियों ने महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समानता, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी की पुरजोर मांग रखी। अधिकार तय हो गए, लेकिन इन अधिकारों को लागू करने वाली सरकार की शक्तियां, पावर्स ऑफ द स्टेट कैसे तय हुई? मतलब सेंटर, केंद्र ज्यादा ताकतवर हो या स्टेट्स, राज्य? यहाँ भी जबरदस्त बहस हुई। नेहरू, अंबेडकर जैसे नेता मजबूत केंद्र, स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्ष में थे। उनका मानना था कि देश में शांति बनाए रखने, राज्यों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन रखने, देश की रक्षा, डिफेंस करने और सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए ये जरूरी है। और दूसरा पक्ष क्या कह रहा था? के संथनाम जैसे सदस्य मजबूत राज्यों, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के हिमायती थे। उन्हें डर था कि जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन राज्यों को पंगु, क्रिपल बना देगा और केंद्र खुद भी अप्रभावी, इनइफेक्टिव हो जाएगा। वित्तीय मामलों, फिस्कल कंसर्न्स को लेकर भी चिंताएं थीं। तो समझौता, कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? 3 सूचियां,
3 लिस्ट्स बनाई गईं, यूनियन लिस्ट केंद्र के लिए, स्टेट लिस्ट राज्यों के लिए और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन हाँ, ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय और शक्तियां केंद्र के पास रखी गईं, तो झुकाव बायस सेंटर की तरफ ही रहा। और वो आर्टिकल 356? हाँ, आर्टिकल 356 भी डाला गया, जिससे केंद्र आपात स्थिति में राज्य का शासन संभाल सकता है और टैक्स वगैरह के बंटवारे के लिए एक जटिल फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद का सिस्टम बनाया गया। एक और बहुत बड़ा सवाल रहा होगा देश की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द नेशन का। इतनी सारी भाषाएं हैं भारत में। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक और मुश्किल मुद्दा था। बहुत भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी। गांधी जी का क्या विचार था इस पर? महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा बने, जो हिंदी और उर्दू का मिला जुला रूप थी, आम लोगों की भाषा थी। उन्हें लगता था ये एकता का सूत्र बन सकती है। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, धीरे धीरे हिंदी का संस्कृतीकरण, संस्कृताइजेशन और उर्दू का फारसीकरण, पर्जनाइजेशन होने लगा। भाषा धर्म और पहचान से जुड़ने लगी। तो असेंबली में क्या हुआ? जोरदार बहस हुए। आरवी धुलेकर जैसे कुछ सदस्य हिंदी को लेकर बहुत आक्रामक, अग्रेसिव थे। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा और नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा के बीच क्या फर्क हो, इस पर भी खूब विवाद हुआ। आखिर में क्या तय हुआ? समझौता ये हुआ कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा होगी। नेशनल लैंग्वेज कोई एक नहीं होगी। और इंग्लिश का क्या? इंग्लिश को अगले 15 साल के संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड के लिए सह राजभाषा के तौर पर जारी रखने का फैसला हुआ। राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज चुनने की आजादी दी गई। दक्षिण भारत की चिंताएं भी थी। हाँ जी, दुर्गाबाई जैसी सदस्यों ने दक्षिण भारत, साउथ इंडियन कंसर्न्स को आवाज दी और कहा कि सबको साथ लेकर चलना होगा, आपसी समायोजन, म्यूचुअल एडजस्टमेंट करना होगा। इन सारी बहसों और समझौतों के बाद वो कौन सी मुख्य बातें, की एग्रीमेंट्स थी जिन पर लगभग सभी सहमत हुए? मुझे लगता है सबसे क्रांतिकारी और अहम फैसला था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, यानी सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार देना। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात। कई पश्चिमी देशों में भी उस वक्त सबको वोट का अधिकार नहीं था। दूसरा था धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। हालांकि सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में शुरू में नहीं जोड़ा गया था, उसे बाद में जोड़ा गया, पर इसका जो मूल भाव है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में पूरी तरह मौजूद था। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कानून के सामने समानता, इक्वालिटी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट करेगा और एक न्याय संगत दूरी, जुडिशियस डिस्टेंस बनाए रखेगा। इसी वजह से अस्पृश्यता उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जैसे सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म भी संभव हो पाए। तो कुल मिलाकर ये संविधान जो बना वो गहन बहस, इंटेंस डिबेट, बातचीत, नेगोशिएशन और समझौते, कॉम्प्रोमाइज की एक लंबी और गतिशील डायनामिक प्रोसेस का नतीजा था, जहां ऊंचे आदर्शों, आइडियल्स को जमीनी हकीकत, रियलिटीज के साथ मिलाया गया। एकदम सही कहा। ये कोई एक दिन में या आसानी से बनी चीज नहीं थी। इसमें बहुत मेहनत, बहुत सोच विचार और बहुत सारा लेन देन शामिल था। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर, जरा सोचिए, उस जमाने में जब समाज इतना बटा हुआ था, इतनी चुनौतियां थीं, तब शुरुआत से ही यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज यानी सबको वोट का अधिकार देने का ये क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी फैसला लेना कितना बड़ा कदम था। विश्वास के इस शुरुआती काम ने, इस इनिशियल एक्ट ऑफ ट्रस्ट ने भारत की यूनिक डेमोक्रेटिक जर्नी, इस अनूठी लोकतांत्रिक यात्रा को कैसे आकार दिया होगा, खासकर उन देशों के मुकाबले जहां वोट का अधिकार धीरे धीरे दशकों या सदियों के संघर्ष के बाद मिला। ये सोचने वाली बात है।